सर आपने ईसीजी में ऐसा क्या देखा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है? ईसीजी में हमने क्या देखा और क्यों डायग्नोसिस बना दी कि हार्ट अटैक आया। ईसीजी पे ध्यान देते हैं। अब अगर ईसीजी पे हम लोग ध्यान देते हैं तो हम ईसीजी को देखते हैं कि ईसीजी में हमारी लीड 1 2 3, ठीक है, लीड 1 2 3 AVR AVL AVF और V1 से V6 तक दिखती हैं, तो इसको 12 लीड ईसीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 6 और 6 12 लीड खींचता है। अब मैंने इसमें देखा, अरे ये लीड 2, ये लीड 2, ये लीड 3 और ये लीड AVF में तो ST एलिवेशन हो रहा है। ST ऐसे करके घूम रहा है ना, ST एलिवेशन ये दिखा ST एलिवेशन, ये दिखा ST एलिवेशन लीड 2 में, लीड 3 में दिखा ST एलिवेशन और AVF में दिखा ST एलिवेशन। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हमको दिखी, साथ में मरीज 3 घंटे से चेस्ट पेन की हिस्ट्री दे रहा है, साथ में ट्रोपोनिन T का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, मरीज डिस्निक है, सांस ले रहा है, ओल्ड डायबिटिक है 25 साल से 30 साल से, तो ये सारी चीज़ें तुरंत एक हार्ट अटैक को कंफर्म करने के लिए सफिशिएंट हैं। सिम्टम्स इन द पेशेंट, ST चेंजेस इन द ECG, इसका मतलब है ऑन गोइंग एक्यूट हार्ट अटैक है, अभी क्यू वेव नहीं आई है। अभी अगर आप समय रहते मरीज को अगर एक ऐसी दवा लगा देंगे जो थक्के को डिसॉल्व कर देगा, तो मरीज का हार्ट अटैक रुक जाएगा, हार्ट में डैमेज होना बच जाएगा। या उसको कैथ लैब की सुविधा है तो कैथ लैब में ले जा करके अगर आप उसकी एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी कर देंगे तो भी ये बच जाएगा। अब मैं आपको अगला बताता हूँ कि इसका प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं और इसका प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे पेशेंट को जब हमने देखा तो हमने लिखा कि उसको मूल बीमारियां क्या क्या हैं। तो हमने लिखा भाई डायबिटीज़ है, तो हमने लिख दिया फॉलो थ्रू केस ऑफ डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर, कब से है ये भी लिख दिया। फिर हमने लिखा कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रेजेंटेड विद एक्यूट इंफीरियर वॉल MI। क्यों इंफीरियर वॉल? क्योंकि लीड 2 3 और AVF में चेंजेस हैं, तो लीड 2 और 3 और AVF इंफीरियर वॉल को दिखाता है। हमेशा समझे, हार्ट की सामने वाली सतह को एंटीरियर वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीरियर वॉल। पीछे वाली को पोस्टीरियर वॉल कहेंगे, नीचे वाली को इंफीरियर वॉल कहेंगे और बीच वाली को लेटरल वॉल कहेंगे। तो जनरली 4 प्रकार के MI हो सकते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल, लेटरल वॉल। एक खतरनाक MI होता है जिसको ग्लोबल MI कहते हैं, जिसमें चारों वेसल्स एकदम से चली जाती है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो वो एक डिफिकल्ट हार्ट अटैक है, वो जनरली नहीं होता। फिर हमने इको में देखा, तो इको में देखा कि एलवी डिस्फंक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल जिस तरीके से पिचकनी चाहिए और फूलनी चाहिए, जिसको कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं, वो गड़बड़ होती चली जा रही। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन मरीज का 65% के आसपास होना चाहिए, 45% रिकॉर्ड हो रहा है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा? ECG में हमने देखा कि लीड 2 3 AVF में ST चेंजेस है, तो हमने लिख दिया कि लीड 2 3 AVF में ST चेंजेस आ रहे हैं और ECG लगा दिया। उसके बाद हमने 2D इको करा, तो 2D इको में हमें दिखा कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो कैसी है हाइपोकाइनेटिक है, हाइपोकाइनेटिक है। इसका मतलब यही राइट कोरोनरी आर्टरी थी जो इंफीरियर वॉल को खून दे रही थी, ये गड़बड़ हो गई है, पतली हो गई है, पिचक गई है, इसके अंदर क्लाट फंस गया है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस नामक तकलीफ हो गई है, जिससे ब्लड का फ्लो इंफीरियर वॉल में नहीं हो रहा है। तो जब हार्ट के इंफीरियर वॉल को ब्लड नहीं दे पा रही है तो वह एंजाइना हो रहा है। जब एंजाइना हो रहा है ऑक्सीजन की कमी से, तो मरीज चेस्ट पेन बता रहा है। जब चेस्ट पेन बता रहा है तो ECG कर रहे हो, तो इंफीरियर वॉल 2 3 AVF में हार्ट अटैक के चेंजेस नजर आ रहे हैं। उसके बाद और आगे चलेंगे तो एडवाइस क्या करोगे तुम ऐसे मरीज को? तुम उसको एडवाइस करोगे अर्जेंट CAG। क्या? अर्जेंट CAG का क्या मतलब है? कोरोनरी एंजियोग्राफी की अविलंब मरीज की कोरोनरी एंजियोग्राफी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद? फिर लिखोगे प्राइमरी PCI टू RCA। क्या लिखोगे? 2 RCA। या लिखोगे IRA, प्राइमरी PCI टू IRA। क्या लिखोगे? प्राइमरी PCI टू IRA। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता पाएगा? PCI का मतलब हुआ परक्यूटेनियस, बोलिए। PCI का परक्यूटेनियस, कोरोनरी इंटरवेंशन। तो जब खाल के नीचे से आर्टरी के रास्ते हम हार्ट की नस में चले जाते हैं और उसको खोल देते, तो उसको PCI कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको PCI कहते हैं। PCI हमेशा याद रखिए, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। हार्ट की कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की ब्लड वेसल्स तक जाना और उस पर कुछ काम करने को PCI कह देंगे। क्या कह देंगे? PCI। और IRA क्या हुआ? IRA का मतलब हुआ इंफार्क्ट रिलेटेड आर्टरी, जिस आर्टरी में क्लॉट फंसा है,
इन्फार्क्ट हो गया है, वहां जाकर के हम क्लॉट को निकालेंगे, बलूनिंग करेंगे, छल्ला डालेंगे, स्टेंट डालेंगे, सफाई करेंगे, क्लॉट को बाहर निकालेंगे, आर्टरी के आकार को फुला के बड़ा करेंगे। ये सब क्यों करेंगे? जिससे थक्का हट जाए, खून का प्रवाह वापस हो जाए। जैसे ही खून जाएगा तो खून के साथ ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड ज्यादा जाएगा, आदमी का तुरंत पेन रिलीव हो जाएगा। आदमी कहेगा कि दीदी मजा आ गया, सिस्टर आराम मिल गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मरे जा रहे हैं, लग रहा था कि बाला चुबोई दे रहा है, पर इस समय एकदम हमको रिलीव हो गया। तो इसमें इंस्टेंटेनियस फायदा आता है। इसका फायदा कैसे आएगा? अगर आपके पास कैथ लैब लगी है तो कैथ लैब में ले जाकर के नस खोलने से आएगा। जैसे बंद नाली को खोलते हैं, जैसे वॉश बेसिन ब्लॉक हो जाता है तो आप जब तक नाली ना खोलें तो पानी नहीं जाएगा। उसी तरीके से हार्ट की नाली को खोलने की प्रक्रिया को PCI, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कहा जाएगा। जिस नली को खोलोगे उसका नाम लिख दोगे, पर एक ब्रॉड टर्म क्या कहा जाएगा? IRA, मतलब इन्फार्क्ट रिलेटेड आर्टरी। हमारे इस केस में इन्फार्क्ट किस आर्टरी में हुआ है? RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी। किस में हुआ है? राइट कोरोनरी आर्टरी में हुआ है। तो ये चीज हमें समझनी है। इस तरीके से हार्ट के मरीज का पर्चा लिखा जाता है और पर्चा पढ़ा जाता है। अब क्या दवा दी हम लोगों ने? क्या दवा दी जो जरूरी थी जान को बचाने के लिए? लोडिंग डोज कुछ दवाओं की देनी पड़ती है। इकोस्प्रिन, बोलिए। इकोस्प्रिन 325 मिलीग्राम, बोलिए। 325 मिलीग्राम। फिर बोलिए एटोरवास्टैटिन। एटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम। 80 मिलीग्राम। फिर बोलिए क्लोपिड्रोग्रेल को 300 मिलीग्राम। और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का इंजेक्शन लगा दिया। इतनी चीजों से आपने आदमी को लोड कर दिया। अगर आपके पास एंजियोग्राफी की सुविधा नहीं है तो आपने उसको रेफर टू बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल, जहां पे वो चलता हो, आयुष्मान कार्ड चलता हो, वहां आपने अपने मरीज को आगे बढ़ा दिया और ये सुनिश्चित किया कि उसको व्हील चेयर या स्ट्रेचर से एम्बुलेंस तक भेजें। कभी ऐसी गलती ना करें कि बिना ऑक्सीजन के और बिना व्हील चेयर के मरीज को भेजें। हो सकता है कि मरीज के हम चल के चले जाएंगे, नहीं, एक कदम भी फेटल हो सकता है, एक कदम पे भी जो है उसका ग्लोबल MI में कन्वर्ट हो सकता है और उसकी स्थिति बिगड़ सकती है, वो तुरंत सीरियस हो सकता है। उसको हिलना डुलना भी मना है। लैट्रिन बाथरूम के लिए भी कहे तो बेड पैन या पॉट लगाना है, ना कि उसको हम लोगों को जाने के लिए अलाउ करना है। इसके बाद अब एक चीज आती है कि अगर वो आपके पास कैथ लैब वगैरह नहीं है या वो मरीज नहीं जाना चाहता या उसकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है या उसके पास कार्ड नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? एक ऐसी दवा लगा सकते हो जो क्लॉट बस्टर होती है, जो क्लॉट को उड़ा देगी, हटा देगी। जैसे ही क्लॉट हटेगा नाली खुलेगी, नाली खुलेगी, खून आगे जाएगा, खून आगे जाएगा तो ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो मरीज का हार्ट बच जाएगा। ऐसी दवाओं को कहते हैं थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोलिटिक। और इस प्रक्रिया को कहते हैं थ्रोम्बोलिसिस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस, थ्रोम्बस को लाइस कर देना। लाइस मतलब घोल देना। क्या कर देना? घोल देना। जैसे आप शुगर क्यूब डालिए चाय में तो घुल जाता है, उसी तरीके से आप किसी तिकड़म से उस क्लॉट के थक्के को, उस प्लाक को, उस 4-6-10 प्लेटलेट के गुच्छे को अगर घोलने की क्षमता वाली दवा दे डालते हैं तो घट से घुल जाएगी। तो ऐसी दवा को कहा जाता है थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। कौन से थ्रोम्बोलिटिक एजेंट हम लोग जानते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और TPI, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, TPA, बोलिए। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टेरेक्टापेज। ये दवाएं ऐसी होती है कि जैसे ही आप इसको ब्लड में लगाओगे ये सेकंड्स में कड़ से उसको खोल देंगी और उनका ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाएगा। कुछ इनमें रिस्क होते हैं जो देखना होता है, क्योंकि ये खून को, क्लॉट को उड़ाने की क्षमता रखती है। तो जिन लोगों के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी है, ब्लीडिंग डायस्थेसिस है, जिनको पाइल्स है, बवासीर है, बलगम में खून आता है या कोई और समस्या है, बीमारी है जिसमें जो है उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उसमें वो दवा थोड़ा सा ध्यान से देनी होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि क्या करना उचित है। एक चीज और समझनी है कि अगर आपके जगह से हार्ट वाली अस्पताल जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने वाले दूर है और वहां जाने में घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगना है, तो उस स्थिति में अगर हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देते हैं तो बहुत मरीज का फायदा होता है, उसकी जान बच सकती है और हो सकता है कि प्राइमरी एंजियोग्राफी के बिना ही उसका हार्ट अटैक रिजॉल्व हो जाए। और अगर आप ये दवा देते हैं और इसके बाद भी वो एंजियोग्राफी कराना चाहे तो करा सकता है, वो रास्ता उसका तब भी खुला रहता है। कुछ समझ में आया आपको? यस सर। ओके।